हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में 3 अमेंडमेंट्स की मांग की थी, लेकिन जिन्ना की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए और हम इन 14 पॉइंट्स को आज डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने और याद रखने के लिए हमने इन पॉइंट्स को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम 4 पॉइंट्स देखेंगे जहां जिन्ना सेंटर के बजाय प्रोविंसेस को ज्यादा से ज्यादा पावर देना चाहते थे। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, तो मुस्लिम लीग कभी भी सेंटर में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। इसलिए जिन्ना और मुस्लिम लीग की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा पावर्स प्रोविंसेस के पास हो। पार्ट 2 में हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें जिन्ना हर जगह मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन को सेफगार्ड करते हुए नजर आएंगे। पार्ट 3 में हम 3 पॉइंट्स देखेंगे जहां जिन्ना अपने प्लान को फ्यूचर प्रूफ बना रहे थे। बेसिकली जिन्ना को ये डर था कि हो सकता है आज की डेट में उनकी डिमांड्स मान ली जाए, लेकिन फ्यूचर में हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवा सकती है और मुस्लिम्स के राइट्स को हटा सकती है। इसीलिए जिन्ना ने ऐसे प्रोविजंस रखे जो फ्यूचर में भी मुस्लिम्स के राइट्स को सिक्योर कर सके। पार्ट 4 में जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें जिन्ना ने 2 और पॉइंट्स दिए जिसमें वो मुस्लिम रिलीजन की लिबर्टी और कल्चर को सेफगार्ड करना चाहते हैं। तो अब हम हर पार्ट के अंदर दिए गए पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और प्रोविंशियल पावर्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट जो इसमें था वो रेसिडुअल पावर्स के रिलेटेड था। जिन्ना की डिमांड थी कि रेसिडुअल पावर्स सेंटर के पास नहीं बल्कि प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये पावर्स होती क्या है, रेसिडुअल पावर्स होती क्या है। तो बेसिकली जिन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है उन्हें सेंटर लिस्ट में रखा जाता है, और जिन सब्जेक्ट्स पर स्टेट या प्रोविंसेस लॉज बनाते हैं उन्हें स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो पुलिस का कंट्रोल स्टेट के पास होता है। एग्जांपल रेलवेज, ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, इसका कंट्रोल सेंटर के पास होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दोनों सेंटर और स्टेट के अंडर आते हैं, उन्हें हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन और फॉरेस्ट्स। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए किसी लिस्ट में वो प्रेजेंट नहीं हो, तो उसे किसी एक लिस्ट में डालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, जिसमें दोनों हाउसेस से बिल पास करवाना पड़ता है और फिर स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए होती है। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तब तक जब तक सब्जेक्ट किसी लिस्ट में नहीं आता उसे रेसिडुअल सब्जेक्ट माना जाता है, और जिसके पास रेसिडुअल पावर्स होती है वही उस पर लॉ बना सकता है। जिन्ना चाहते थे कि ये पावर्स प्रोविंसेस के पास हो। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो जिन्ना चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जिन्ना की डिमांड थी कि प्रोविंसेस जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी हो, यानी उनका कंट्रोल सेंटर के हाथ में मिनिमम हो। तीसरा पॉइंट सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करना। तो बम्बई प्रेसिडेंसी जो है उसको सिंध से अलग करवाना चाहते थे। जिन्ना का कहना था कि सिंध का कल्चर बॉम्बे से अलग है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कैपिटल बॉम्बे सिंध से काफ़ी दूर है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हिंदूज मेजॉरिटी में थे जबकि सिंध एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। तो अगर सिंध को अलग प्रोविंस बना दिया जाए, एक ऐसा प्रोविंस आएगा जहां वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। चौथा पॉइंट नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देना। जिन्ना चाहते थे कि नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान को भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का बेनिफिट मिले जो बाकी प्रोविंसेस को मिल रहा था। यहाँ 2 क्वेश्चंस बनते हैं, क्या नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मिल रहे थे? नहीं, उन्हें 1909 और 1919 के रिफॉर्म्स से दूर रखा गया था। जिन्ना इन प्रोविंसेस को रिफॉर्म्स दिलवाकर क्या चाहते थे? नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, तो इनको एम्पावर करके मुस्लिम लीग की पोजीशन को स्ट्रांग बनाया जा सकता था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को एक्चुअली 1902 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नए प्रोविंस के रूप में जो है इनॉग्रेट किया था,
और इसे चीफ कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया था। यहाँ के नेटिव्स जो कि पश्तून थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे थे और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की। इसीलिए यहाँ किसी भी तरह की पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान और ब्रिटेन के बीच में कुछ स्पेशल ट्रीटीज साइन हुई थी जो कि बाकी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटेन के दरमियान साइन हुई ट्रीटीज से काफ़ी अलग थी। इसीलिए यहाँ के लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो अब ये बात समझ में आ गई कि नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें जिन्ना का क्या फ़ायदा था? जिन्ना क्यों डिमांड कर रहे थे कि नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान को भी बाकी प्रोविंसेस की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का फ़ायदा मिलना चाहिए? जिन्ना का फ़ायदा ये था कि नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान दोनों ही मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। तो अगर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लागू होते तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनने के चांसेस पक्के हो जाते। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दोनों प्रोविंसेस को भी बाकी प्रोविंसेस के बराबर का दर्जा देती। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रुप के साथ। सेकंड ग्रुप में हम 5 और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें जिन्ना हर जगह मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन या कहे के रिजर्वेशन को सुनिश्चित करते हुए दिखते हैं। ग्रुप 2 में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट इस ग्रुप का ये था कि जिन्ना ने सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में मुस्लिम के लिए 1/3 1/3 रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की। ये डिमांड उन्होंने नेहरू कमेटी के सामने भी रखी थी लेकिन रिजेक्ट कर दी गई। दूसरा पॉइंट ये था कि जिन्ना चाहते थे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और बाकी सभी इलेक्टेड बॉडीज में मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अगर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोविंस में मुस्लिम्स 80% है तो लेजिस्लेचर में भी उनका रिप्रेजेंटेशन 80% होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये था कि जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट की भी डिमांड की, यानी मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करे। चौथा पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट सर्विसेज और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में भी मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये भी एक डिमांड थी। पांचवा पॉइंट ये था कि जिन्ना की डिमांड थी कि सेंट्रल या प्रोविंशियल लेवल पर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म होगी उसमें कम से कम 33% मुस्लिम्स होने चाहिए। तो इस तरह ग्रुप सेकंड के सभी पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अब ग्रुप थर्ड की बात करते हैं जहां जिन्ना का फ्यूचर प्रूफ प्लान था। अब देखते हैं ग्रुप थर्ड जहां पर जिन्ना अपने प्लान को फ्यूचर प्रूफ बना रहे हैं। बेसिकली जिन्ना को ये डर था कि आज की डेट में चाहे उनकी डिमांड्स मान भी ली जाए लेकिन हिंदूज मेजॉरिटी में है तो फ्यूचर में वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके मुस्लिम्स के बेनिफिट्स हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक प्रोविंस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 70% है लेकिन अगर फ्यूचर में उस प्रोविंस को किसी दूसरी टेरिटरी के साथ मर्ज कर दिया जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन 70% से घटकर 40 हो सकती है। तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया बन जाएगा जो पॉलिटिकली मुस्लिम्स के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए जिन्ना ने डिमांड की थी कि किसी भी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुस्लिम्स की मेजॉरिटी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में जिन्ना ने ये भी मेंशन किया कि अगर किसी लेजिस्लेचर या इलेक्टेड बॉडी में कोई ऐसा बिल या रेजोल्यूशन लाया जाए जो किसी कम्युनिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करे तो उस बिल को पास करने के लिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के 3 आउट ऑफ 4 इलेक्टेड मेंबर्स की अप्रूवल जरूरी होगी। यानी जिन्ना कम्युनल विटो की डिमांड कर रहे थे। साथ ही जिन्ना ये भी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट बिना स्टेट्स प्रोविंसेस की अप्रूवल के पास नहीं हो। तो ये थे ग्रुप थर्ड के 3 पॉइंट्स जिनके थ्रू जिन्ना ने अपने प्लान को फ्यूचर प्रूफ बनाया। अब ग्रुप 4 की बात करते हैं, रिलीजन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाले पॉइंट्स। आखिरी ग्रुप यानी ग्रुप 4 में जिन्ना ने 2 और पॉइंट्स दिए। सभी कम्युनिटीज को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सुनिश्चित करे कि मुस्लिम कल्चर, उर्दू लैंग्वेज और शरिया लॉ को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए। तो आपने देखा कि कैसे जिन्ना ने 14 पॉइंट्स देके कांग्रेस से हटके एक नया रास्ता इख्तियार किया। डाउट डिमोलिशर पे हिस्ट्री के रिलेटेड और भी वीडियोस अच्छे से डिटेल में कवर किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।